स्टूडेंट्स, हमारे शिक्षण प्रतिमान चल रहे थे। प्रतिमान का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, मॉडल या नमूने, जो कि आप जानते हैं किसी बड़ी चीज़ का छोटा रूप। ठीक है। और जो प्रतिमान या मॉडल या नमूने शिक्षण में यूज होते हैं उन्हें शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया था। ये मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इसकी मैंने मान्यताएं, ये सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। और हमारे टीचिंग इसके शिक्षण प्रतिमान के तत्व भी हो चुके थे, जो कि मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से तत्व बताए थे? लक्ष्य या उद्देश्य, संरचना या अवस्था, सामाजिक प्रणाली, प्रतिक्रिया सिद्धांत, सहायक प्रणाली, उपयोग, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान और मूल्यांकन प्रणाली। तो ये शिक्षण प्रतिमान के तत्व थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान हैं। तो देखिए, शिक्षण प्रतिमान तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मॉडल बनाए गए हैं। तो उनके बारे में तो इतना हम नहीं देखेंगे, लेकिन किसी को अगर जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकता है। लेकिन इतने सारे तो हम नहीं देख पाएंगे, तो वो सिर्फ मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से हैं। बाकी आप लोग जो ज़रूरी है हम वही देखेंगे अभी। ठीक है। तो ये देखिए, ये सारे मॉडल्स दिए हुए हैं और उनके जिन्होंने उनका निर्माण किया है, जिन्होंने उसे बनाया है, वो दिया है। और किस लिए तैयार किए गए हैं, कैसे तैयार किए गए हैं, ये सारा इन्होंने दिया हुआ है। आप लोग इसे देख लीजिए। देखिए, सुकराती शिक्षण प्रतिमान है, परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान है, व्यक्तिगत विकास शिक्षण प्रतिमान है। ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षण प्रतिमान को भी इसमें चार भागों में दिखाया गया है। देखिए कौन कौन से: ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रतिमान और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान है वो सुकराती शिक्षण प्रतिमान है, परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान है, व्यक्तिगत विकास शिक्षण प्रतिमान है, और भी आगे हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। और इसमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है, उनके अंतर्गत ये मौलिक शिक्षण प्रतिमान को रखा गया है, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान को रखा गया है, विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान को रखा गया है, और अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान को रखा गया है। उसके बाद थर्ड जो इसकी श्रेणी है वो है शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान। तो उसमें किस किस को रखा गया है देखिए, आप लोग देख लीजिए। इसे काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए। उसके आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है। तो ये सारे इसमें दिए हुए हैं। शायद आपको दिखाई ना दे, तो ये देखिए, मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखा दी है। इसमें आधुनिक शिक्षण प्रतिमान में सामाजिक अंतः प्रक्रिया मॉडल को रखा गया है। ठीक है। व्यक्तिगत स्रोत मॉडल है, व्यवहार परिवर्तन मॉडल है। तो ये इस तरह से 4 श्रेणियों में शिक्षण प्रतिमान को रखा गया। उसके बाद ये आप लोग देख लीजिएगा। इनमें जो जरूरी होगा वो ही मैं कराऊंगी, बाकी नहीं। उसके बाद है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, परिवार। इसे एक तरह से परिवार की तुलना की गई है, परिवार की तरह देखा गया है। तो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को भी कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो उसके अंतर्गत भी देखिए किस तरह से इन्होंने कौन कौन से प्रतिमान कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, कौन सी श्रेणी में रखे गए हैं। तो इसमें भी 4 कर दिए हैं: सामाजिक अंतः प्रक्रिया वर्ग, सूचना प्रक्रिया वर्ग, व्यक्तिगत वर्ग और व्यवहार परिवर्तन वर्ग। देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे प्रतिमान के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। बाकी इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा प्रतिमान किस श्रेणी के अंतर्गत है और इसके प्रवर्तक कौन है। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 4 वर्ग इसके भी हैं। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, अभी हमने जो देखा था, प्रतिमान को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। तो ये हमारी 4th वाली जो श्रेणी थी, ये उस श्रेणी के अंतर्गत जो प्रतिमान है, ये उनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जो मुझे ज़रूरी लगेंगे वो मैं आपको कराऊंगी। आगे देखते हैं। देखिए, ये उसके आगे की लिस्ट है आधुनिक शिक्षा प्रतिमान की ही। ये आप लोग देख लीजिए, दिखाई दे गया होगा।
नहीं दिखाई दिया हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब ये आगे है ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। मैंने आपको अभी बताया था कि 4 वर्गों में बांट दिया गया है प्रतिमान को। तो पहला ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान ही था और ये आधुनिक शिक्षण प्रतिमान 4th नंबर पे मैंने बताया था। तो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान एक बार फिर से दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। शिक्षण प्रतिमान है, एक मिनट, ये शिक्षण प्रतिमान मैंने आपको दिखाए थे। शिक्षण प्रतिमान को 4 वर्गों में बांटा गया है। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की हम देख चुके थे कौन कौन से हैं, उनको भी 4 वर्गों में बांट दिया गया था। तो सामाजिक अंतर प्रक्रिया वर्ग, सूचना प्रक्रिया वर्ग, व्यक्तिगत वर्ग और व्यवहार परिवर्तन वर्ग। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट वाला पार्ट जो 4 भागों में बांटा था शिक्षण प्रतिमान को, तो ये फर्स्ट वाला है ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। और ये ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान को जॉन पी डेसिको इन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान को कौन कौन से 3 वर्ग हैं ये देखिए। तुलनात्मक बिंदु, मतलब तुलनात्मक बिंदु, सुकरात का प्रतिमान, परंपरागत प्रतिमान और व्यक्तिगत विकास प्रशिक्षण प्रतिमान, तो इन्होंने 3 वर्गों में से ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान को 3 वर्गों में बांट दिया। कौन कौन सा? एक सुकरात का प्रतिमान कर दिया उन्होंने, दूसरा परंपरागत प्रतिमान कर दिया और तीसरा व्यक्तिगत विकास प्रशिक्षण कर दिया, ठीक है। अब जो सुकरात का प्रतिमान है तो उसके प्रवर्तक तो सभी जानते हैं सुकरात ही हैं, ठीक है। और जो परंपरागत प्रतिमान है वो ब्राउडी हैं और तीसरा व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है उनके अमेरिकन चिंतकगण हैं, ठीक है। अब इसके प्रवर्तक ये हो गए, ये ऐतिहासिक प्रतिमानों की बात हो रही है, ठीक है। अब मान्यता क्या है? सुकरात ने किस पे ये मॉडल बनाया है? बालक के अंदर निहित ज्ञान को बाहर लाया जा सकता है, ठीक है। इनका जो मॉडल है किस में हेल्प करेगा? जिसके द्वारा बालक के अंदर जो भी ज्ञान है उसको बाहर कैसे लाया जाए, ठीक है। और जो ब्राउडी ने परंपरागत प्रतिमान बनाया, उन्होंने किस लिए बनाया? अच्छी चीज की प्रशंसा तथा बुरी चीज की भत्स ना करनी चाहिए, ठीक है। और व्यक्तिगत विकास, तो व्यक्तिगत विकास महत्वपूर्ण है, मतलब इसलिए इन्होंने प्रतिमान का विकास किया, प्रतिमान का निर्माण किया। उद्देश्य क्या था? सुकरात का क्या उद्देश्य रहा भाई? उद्देश्य के बिना थोड़ी ना प्रतिमान का कोई निर्माण करेगा। तो इनका उद्देश्य था प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से ज्ञान देना। इनका जो मॉडल था वो प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से ज्ञान देना था। और इनका जो परंपरागत प्रतिमान थे वो प्रभावशाली अनुदेशन प्रणाली का विकास करना। और ये तीसरा है, तो ये आप लोग देखिए, अनुभूति, आत्मानुभूति का विकास करना, ठीक है। और सुकरात ने किस पे विशेष बल दिया है? प्रक्षा यानी कि पूछताछ, इंक्वायरी पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से अपना मॉडल बनाया है। तो उन्होंने प्रक्षा या इंक्वायरी पर, पूछताछ पर बल दिया है। इन्होंने परंपरागत जो प्रतिमान है उसमें स्वामित्व पर विशेष बल दिया है। और व्यक्तिगत जैसा कि पता चल रहा है व्यक्तिगत है, तो उन्होंने स्वयं विकास तथा आत्मानुभूति पर बल दिया है। जो व्यक्तिगत है तो वो तो स्वयं का विकास, व्यक्तिगत, ठीक है। आगे है मूल्यांकन पद्धति। तो मूल्यांकन पद्धति का कैसे यूज किया है? सुकरात की जो मॉडल है सुकरात का, उसमें कुछ स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने मूल्यांकन पद्धति का कैसे प्रयोग किया है, ठीक है। और परंपरागत प्रतिमान में मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जो मूल्यांकन कैसे किया जाता है कि छात्रों ने क्या उपलब्ध किया, क्या सीखा, कितना उनका व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो उनके जो व्यवहार के परिवर्तन के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। आगे जो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है उसमें मूल्यांकन किसी एक मानक के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। आगे प्रतिमान की देन, प्रतिमान जो इन्होंने बनाया, जो मॉडल बनाया, तो उसकी क्या देन थी? तो जो सुकरात का जो प्रतिमान है उसमें आज की फ्लैंडर की अंतः प्रक्रिया इस प्रतिमान की देन है। और जो परंपरागत प्रतिमान है उसमें आज का जो मानवीय पाठ्यक्रम इसी प्रतिमान का वरदान है। जो मानवीय पाठ्यक्रम तैयार किया गया है आधुनिक, जो आज
तो वो इसी प्रतिमान का एक वरदान सिद्ध हुआ है। ठीक है, और ये जो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है, इसमें पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत भावनाओं तथा मूल्यों के विकास को शामिल किए जाने की धारणा यह प्रतिमान देता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, जिसे कि 3 भागों में बांट दिया गया। किसने बांटा है ये? जॉन पी डिसिको। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला कि कितने भागों में प्रतिमानों को बांटा गया है? शिक्षण प्रतिमान को। ठीक है, उसके बाद जो बांटा गया है तो उनके भी पार्ट हैं, तो कौन सा प्रतिमान किस श्रेणी में आता है वो बन गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान को भी 3 भागों में बांटा गया है, तो उसके नाम आ गए, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद किसने बांटा है? तो वो भी जॉन पी डिसिको। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं कि किसने किस पे बल दिया, क्या उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो मैंने आपको बताया था कि शिक्षण प्रतिमान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ऐतिहासिक था, दूसरा मनोवैज्ञानिक था, और तीसरा शिक्षक प्रशिक्षण के प्रतिमान थे, और चौथा आधुनिक प्रतिमान थे। तो ये हमारा अब आ गया मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। तो इनको भी, ये भी 4 हैं। ठीक है, ये भी 4 हैं। तो 4 कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। ये भी 4 हैं, इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। देखिए 1 मिनट दिखा देती मैं आपको। ये देखिए तुलनात्मक बिंदु। अब इनका क्या है? तुलनात्मक अध्ययन किया गया है चारों का, है ना। तो ये मौलिक शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर आधारित प्रतिमान, विद्यालय अधिगम प्रतिमान और अंतः प्रक्रिया प्रतिमान। तो ये चारों दिए गए हैं। तो इनका भी देखिए आप लोग को खुद ही देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इनके प्रवर्तक दिए गए हैं और इनके विशिष्ट बल, किस पे विशिष्ट बल दिया गया है, इनका स्वरूप क्या है और प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये देखिए दिया हुआ है पूरा। ये मौलिक शिक्षण प्रतिमान है। इनके रॉबर्ट ग्लेसर थे जो कि 1962 में इन्होंने इसका निर्माण किया। और कंप्यूटर आधारित प्रतिमान है, इसमें लॉरेंस स्टूलोरो व डैनियल डेविस, इन्होंने 1965 में कंप्यूटर्स पर इसका प्रतिमान तैयार किया। और विद्यालय अधिगम प्रतिमान है, इसमें करोल, ये 1962 है ना। और इसके बाद अंतः प्रक्रिया प्रतिमान है ये फ्लैंडर्स 1960, इन्होंने अंतः क्रिया पर। और ये जो इन्होंने बल दिया है, विशिष्ट बल किस पे दिया है, किस उससे ये प्रतिमान तैयार किया है, तो इन्होंने रॉबर्ट ग्लेसर ने पृष्ठ पोषण पर, फीडबैक पे बल दिया है। और इन्होंने कंप्यूटर्स पर, जो कंप्यूटर प्रतिमान तैयार किए तो उन्होंने कंप्यूटर पर ही बल दिया होगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो डेविस ने 1965 में कंप्यूटर्स पे बल दिया। और ये विद्यालय अधिगम प्रतिमान है, तो इन्होंने समय पर बल दिया। ठीक है, आगे अंतः प्रक्रिया प्रतिमान है, इन्होंने अंतः क्रिया पर बल दिया होगा, है ना। तो ये सारा दिया हुआ है कि किसने, ये कौन इसके प्रवर्तक हैं और कब कब इन्होंने बनाए हैं, बाकी किस पर इन्होंने विशेष बल दिया है। उसके बाद है स्वरूप। तो स्वरूप कैसा था इनके प्रतिमान का? तो शिक्षण प्रक्रिया 4 भागों में बांटी जाती थी। किसमें? मौलिक शिक्षण प्रतिमान में। शिक्षण प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा था इन्होंने। किसकी बात हो रही है? मौलिक शिक्षण प्रतिमान की। तो 4 भाग कौन से थे? अनुदेशात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार और अनुदेशात्मक प्रक्रिया। और 4th थी उपलब्धि का मूल्यांकन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इनका स्वरूप कैसा था। आगे ये कंप्यूटर आधारित प्रतिमान था, तो इसमें क्या था स्वरूप? इसमें शिक्षण तथा निदान दोनों क्रियाएं होती थी। इसमें क्या होता था कि शिक्षण भी होता था और जो भी परेशानियां आती थी, जो भी समस्याएं आती थी, तो उनका निदान भी होता था। दूसरा था यह शिक्षण के पूर्व पक्ष तथा शिक्षक पक्ष दोनों पर ध्यान देता था। ये जो मॉडल था, इसमें क्या था कि शिक्षण के पूर्व पक्ष यानी कि शिक्षण से पहले का टाइम तथा शिक्षण के बाद वाले पक्ष पर दोनों पर ध्यान देता था, है ना। ऐसा नहीं कि बाद के ही मूल्यांकन कर रहा है, ऐसा नहीं। तो छात्रों की उपलब्धि का निरीक्षण किया जाता था। ये जो कंप्यूटर आधारित प्रतिमान है, इसमें क्या होता था कि छात्रों की उपलब्धि का निरीक्षण किया जाता था। मतलब छात्रों ने क्या सीखा, क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। ठीक है, आगे है
व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता था। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता था, ये इसकी विशेषता है। 1 मिनट, चलिए आगे इसमें देखते हैं। विद्यालय अधिगम प्रतिमान, इसका स्वरूप कैसा था? तो इसका था, यह शिक्षण के पूर्व पक्ष, शिक्षण पक्ष और उत्तर पक्ष तीनों पर ध्यान देता था। जो विद्यालय अधिगम प्रतिमान है ये शिक्षण के पूर्व, शिक्षण के पहले पक्ष और शिक्षण के उत्तर पक्ष यानी कि बीच का टाइम और शिक्षण पक्ष के अंत का टाइम, तीनों पर बल देता था, ध्यान देता था। छात्रों के स्तर का ध्यान रखा जाता था। जो विद्यालय अधिगम प्रतिमान है, जो मॉडल बनाए जाते थे, उसमें छात्रों के स्तर मतलब छात्रों का जो क्षमता है उसका ध्यान रखा जाता था। उसी के अनुसार ये प्रतिमान तैयार किया गया। क्रमबद्ध ढंग से उपलब्धि परीक्षण की व्यवस्था नहीं होती थी। इसमें क्रमबद्ध ढंग से मतलब था लेकिन कुछ क्रम से नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, अंतर प्रक्रिया प्रतिमान, इसमें 4 प्रमुख पक्ष थे। कौन कौन से थे? ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि अंतर प्रक्रिया प्रतिमान के 4 प्रमुख पक्ष कौन से हैं? तो वो हैं उद्देश्य, पूर्व व्यवहार और प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या थी? इनकी विशेषता क्या थी? मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान में जो 4 प्रतिमान है उनकी विशेषता क्या थी? तो पहला है मौलिक शिक्षण प्रतिमान। इसकी विशेषता थी शिक्षण के उपर्युक्त चारों भागों में घनिष्ठ संबंध होता था। यह संबंध शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर बदलता रहता था। और इसकी थी कंप्यूटर आधारित प्रतिमान। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता था। शिक्षक का स्थान कंप्यूटर लेता था। इसमें कंप्यूटर आधारित जो प्रतिमान है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग उसकी रुचियां होती हैं, यानी कि बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, तो उनका ध्यान रखा जाता था। शिक्षक का स्थान कंप्यूटर लेता था, मतलब शिक्षक की जगह कंप्यूटर को यूज किया जाता था। आगे है अनुदेशन की प्रक्रिया में छात्रों को पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता था और उन्हें अध्ययनार्थ समय दिया जाता था। यह विद्यालय अधिगम प्रतिमान है। इसका जो प्रमुख विशेषता थी वो अनुदेशन की प्रक्रिया में छात्रों को पूर्ण अवसर प्रदान किए जाते थे। मतलब जब अनुदेशन की प्रक्रिया होती थी तो उसमें छात्रों को हर तरह का अवसर प्रदान किया जाता था और उनके अध्ययन करने के लिए समय दिया जाता था। आगे है अंतर प्रक्रिया प्रतिमान। शिक्षक और छात्रों का स्वक्रम तथा अनुक्रिया के प्रभाव का अध्ययन अंतःक्रिया के माध्यम से किया जाता था। तो इसमें शिक्षक और छात्रों का जो स्वक्रम तथा अनुक्रिया जो होती थी उसमें किस तरह का सामंजस्य है उसका अध्ययन अंतःक्रिया के माध्यम से किया जाता था। तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान हो गए। उसके आगे हमारा है, देखिए उसके बाद हमारा है 4th शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन याद रखिए, देखिए दोबारा से बता दे रही हूँ कि ये हमारे शिक्षण प्रतिमान हैं और इन्हें 4 भागों में बांटा गया था। ये मैंने पहले बता दिया था। सामाजिक अंतर प्रक्रिया, 1 मिनट, सॉरी ये गलत हो गया, ऊपर वाला है। देखिए शिक्षण प्रतिमान इन्हें 4 भागों में बांटा था। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रतिमान और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो हमने ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान देख लिए थे, उसके बाद हमने मनोवैज्ञानिक देख लिए थे, उसके बाद हमने आधुनिक शिक्षण प्रतिमान देख लिए थे। अब हम देखेंगे शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इनको हम देखेंगे। देखिए शिक्षक प्रशिक्षण के प्रतिमान, तो ये इसके प्रवर्तक हैं टावा। इसको भी 4 भागों में ही बांटा है। पहला है टावा शिक्षण प्रतिमान, टर्नर शिक्षण प्रतिमान, शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान और फॉक्स लिपिड प्रतिमान। तो ये इसके प्रवर्तक हैं। टावा शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत जो है वो टावा है और इनके प्रवर्तक भी टावा ही हैं। और टर्नर शिक्षण प्रतिमान, तो टर्नर ही इनके प्रवर्तक हैं। उसके बाद है शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान, इनके फ्लैंडर हैं। और फॉक्स लिपिड, तो फॉक्स लिपिड ही इनके प्रवर्तक हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन इनके प्रवर्तक हैं। आगे चलते हैं, स्वरूप कैसा है इनके, जो इन्होंने मॉडल बनाया है उसका स्वरूप कैसा है।
पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप से में प्रस्तुत की जाती है। जो टावा शिक्षण प्रतिमान है उसमें उसका स्वरूप है पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है। मतलब जो पाठ्य वस्तु है उसका एक क्रम तैयार किया जाता है कि किस तरह से हम कौन सा भाग पहले छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कौन सा बाद में। और जो टर्नर शिक्षण प्रतिमान है इसमें इसका स्वरूप है, इसमें अनुकरणीय शिक्षण के द्वारा छात्रों की कठिनाई पता लगाते हैं। जो टर्नर शिक्षण प्रतिमान है इसमें अनुकरण कराया जाता है, उसके बाद छात्रों को जो भी कठिनाई आती है उसका पता लगाते हैं। ठीक है। फ्लैंडर्स का है शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान, तो ये इसके प्रवर्तक फ्लैंडर हैं और उसका स्वरूप है इसमें कक्षा व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऐसा करते हैं हम पूरा जो पॉइंट है एक साथ बता देते हैं, क्योंकि फिर अलग अलग आपकी समझ नहीं आएगा। पहले मुझे लगा था एक एक पढ़ देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। पहले टावा का देख लेते हैं स्वरूप कैसा है। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। अंतः प्रक्रिया के लिए प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। देखिए अंतः प्रक्रिया के लिए प्रश्नों का प्रयोग करते हैं कनेक्ट करने के लिए, कि जिससे छात्रों को आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है। छात्र विश्लेषण व सामान्यीकरण करते हैं। आगे है टर्नर का, इसमें अनुकरणीय शिक्षण के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। तो इसमें अनुकरण करके छात्रों की जो भी कठिनाई आती है तो उसके द्वारा उनका पता लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्राप्त अधिगम की कठिनाइयों के सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। प्राप्त अधिगम की कठिनाइयों के सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। जो अधिगम होता है, जो बच्चे सीखते हैं, उनमें जो कठिनाई आई है उनके सुधार के लिए सुझाव देते हैं कि कौन सी कठिनाई आई है तो ये कठिनाई दोबारा ना आए। उसके बाद है यह विधि प्रशिक्षण के लिए अच्छी है। यह विधि प्रशिक्षण के लिए अच्छी, कौन सी? टर्नर शिक्षण प्रतिमान। ठीक है। प्रशिक्षण देने के लिए यह विधि अच्छी बताई गई है। आगे है फ्लैंडर का, तो शिक्षण अभिविन्यास प्रतिमान, इसमें कक्षा व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो कक्षा के अंदर व्यवहार होता है, हर तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको 10 भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षक द्वारा कक्षा में स्वयं क्रम तथा अनुक्रिया के प्रभाव का निरीक्षण किया जाता है। शाब्दिक अंतः प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉक्स लिपिड, इसमें शिक्षक समस्या का चयन करता है, विश्लेषण करता है और निदान के आधार पर सुधार लाने का प्रयत्न करता है। जो फॉक्स लिपिड प्रतिमान है, मॉडल है, इसमें शिक्षक समस्या का चयन करता है। वो देखता है शिक्षक की कौन सी समस्या आ रही है, फिर उसका विश्लेषण करता है और उसके निदान के लिए आधार पर सुधार लाने का प्रयत्न करता है कि ये समस्या दोबारा ना आए। आगे है विशेषता, तो ये टावा शिक्षण प्रतिमान की विशेषता है व्यवहार विश्लेषण महत्वपूर्ण है। उसके बाद है टर्नर, तो इनकी विशेषता है शिक्षण अधिगम की कठिनाइयाँ जानना तथा निदान करना महत्वपूर्ण है। उसके बाद है शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान, कक्षा में अंतः प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद है फॉक्स लिपिड, इसकी विशेषता है शिक्षण का चक्रीय प्रक्रिया के रूप में विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। चलिए अब इनका उपयोग देख लेते हैं कि इन्होंने ये मॉडल जो बनाए हैं इनका उपयोग क्या है। ठीक है। तो पहला टावा है, टावा शिक्षण प्रतिमान, तो इसका उपयोग है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। जो टावा शिक्षण प्रतिमान है ये इसलिए बनाया गया है जिससे छात्रों में तार्किक क्षमता, यानी कि किसी भी चीज को उसके हर पहलू को जानना, सही गलत सब तरह के पहलू को जानना, यानी कि तार्किक क्षमता का विकास करना। टर्नर शिक्षण प्रतिमान की विशेषता है, उपयोग है प्रशिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाना। इनका जो उद्देश्य रहा है, जो उपयोग है, प्रशिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाना और ज़्यादा उसका विकास करना। आगे शिक्षण अभिविन्यास प्रतिमान, तो इसका जो उपयोग है वो व्यवहार का विश्लेषण करना तथा उपयुक्त परिवर्तन लाना। देखिए इन्होंने क्या किया है कि व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए और
उसमें किस तरह के परिवर्तन हमें लाने हैं उसके लिए इस मॉडल का निर्माण किया है, तो ये उसके लिए उपयोगी। आगे है फॉक्स लिपिड प्रतिमान। तो इसकी उपयोगिता, इसका उपयोग क्या है? शिक्षण क्षमता तथा कौशल का विकास करना। तो इसकी उपयोगिता है कि शिक्षण कौशल, शिक्षण क्षमता मतलब शिक्षण की जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए, और भी कौशल, बहुत सारे कौशल होते हैं तो उनका विकास करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे है उसके बाद है हमारा ये आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो रहा है और जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन ना हो पाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो वैसे भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी ही बनाया है अभी, और वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी जितना आप लोगों ने देखा है उसे अच्छे से याद करिए, पढ़िए इसे, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं ज़्यादातर, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल पे पहली बार आए हैं या आते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।